Hello everyone. Now today we are going to study an important beat from this chapter. This is your Morgan's experiment on Drosophila. Morgan, T.H. Morgan, he is regarded as the father of experimental genetics. T.H. Morgan is regarded as the father of, note this down, his T.H. Thomas Hunt Morgan is regarded as the father of modern experimental genetics. Thomas Hunt Morgan, he is regarded as father of experimental genetics. इन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर जो कुछ भी स्टडीज थी उनको एक्सपेरिमेंट के थ्रू परफॉर्म करके प्रूव करने की कोशिश की और इनके इतने सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स रहे, इनसे कई नए फिनोमेनन डिस्कवर हुए, तो इसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. ओके, अब इनका जो एक्सपेरिमेंट है सिलेबस का एक टफ बीट है. इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे कई बच्चों को वो बीट समझता ही नहीं है, क्लियर बोल रहा हूँ, बट मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ अगर आप उसको उस तरीके से ध्यान में रखेंगे सो आई एम श्योर आप याद रख लेंगे, आपको दिमाग में बैठी जाएंगे कि सर क्या इजी बात है ये. ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑन पेज नंबर 84 इन योर एनसीईआरटी एंड पेज नंबर 60 इन योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक. एनसीईआरटी का पेज नंबर 84, ओके, ओपन इट, और स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक वालों ने पेज नंबर 60. ठीक है, कुछ तो वहां पे थॉमस, स्टेट बोर्ड में तो थॉमस मॉर्गन हंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उनकी फोटो दी हुई है. ओके, सो थॉमस मॉर्गन हंट की इन्फॉर्मेशन आप रीड कर लो सिंपली. उन्होंने क्या किए थे, ही कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल दैट वाज यूज्ड बाय हिम. सो दैट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वाज द फ्रूट फ्लाई दैट इज द ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर. ड्रोसोफिला एक मक्खी है, आपके सामने फोटो आ रही है. ठीक है, सो फ्रूट फ्लाई है, ये सड़े गले फलों पे डिकेइंग फ्रूट्स वगैरह जो रहेंगे, रॉटन फ्रूट्स वगैरह, उनके ऊपर अपना जीवन गुजारती, खाना खाते रहती, सड़े गले फलों के ऊपर ही आती है. ओके, ये मक्खी का जो लाइफ रहता पूरा एकदम 2 हफ्ते में खत्म हो जाता, बहुत छोटी लाइफ साइकिल रहती है इसकी. प्लस इसके अंदर मेल फीमेल अलग अलग रहते हैं, मेल फीमेल में XY XX क्रोमोसोम जैसा अपने को बाद में देखेंगे, तो इनकी भी स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है. दिस ड्रोसोफिला इज हैविंग सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इन जेनेटिकल स्टडीज. इसको जेनेटिक्स में यूज क्यों करते, द रीजन फॉर यूजिंग ड्रोसोफिला, आपको ये रीजंस भी पता होने चाहिए. पहला, इट कैन बी इजीली ग्रोन in lab on rotten fruits, सड़े हुए फलों पे सस्ते में. उनके लिए कोई न्यूट्रिएंट मीडियम अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं. अगर आप एक बर्तन में, प्लेट में, किसी भी चीज में ऐसे सड़े गले फ्रूट्स वगैरह, एप्पल्स, बनानास, जो भी गंदा फल है, खराब हो गया वाला है, जो खाने लायक नहीं, एकदम पिलपिले हो गए, वो फ्रूट्स रख दिए. ठीक है, एक आधी मक्खी लाके डाल दी, 1-2 मक्खियां, तो वो मक्खियों के ऊपर से वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाते हैं. तो दे कैन बी इजीली ग्रोन इन लैब, दे कैन बी इजीली ग्रोन ऑन अ चीप मीडियम दैट इज आल्सो नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव मीडियम. एकदम फुकट में ग्रो हो रहे एक प्रकार से. सेकंड पॉइंट इज दैट दीज ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, दीज आर हैविंग अ वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल या शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 2 वीक्स. 2 हफ्ते की जिंदगी रहती है उनकी. 2 हफ्ते में मक्खी की बड़ी भी हो जाएगी, ग्रो भी हो जाएगी, रिप्रोडक्शन भी कर देंगे, मर भी जाएगी. एज वेल एज इट कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन. कम टाइम में एकदम बहुत सारा अपने को मक्खी क्या करेंगे, बच्चे पैदा करके देंगे, उसके बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपको स्टडी करने के लिए मिल जाएंगे और मक्खियां तैयार हो जाएंगी वहां पे. प्लस दिस ड्रोसोफिला हैज अगेन contrasting pairs of characters to study. उसकी बॉडी पे भी बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स के कैरेक्टर्स रहेंगे, जैसे कि विंग के शेप अलग अलग रहेंगे, आई का कलर अलग अलग रहेगा, उसकी जो बॉडी का कलर है वो अलग अलग रहेगा. सो ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी मदद से आप स्टडी कर सकते हैं और उनको फिर आप जेनेटिक्स में वो अप्लाई होते हैं कि नहीं, उस पर मेंडल के रूल अप्लाई होते हैं कि नहीं, आप स्टडी कर सकते हैं. मैं ये वो चीज बता रहा हूँ जैसे कि व्हाई मेंडल, व्हाट वाज द मटेरियल यूज्ड बाय मेंडल. मेंडल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, करेक्ट है. अब थोड़ा सा रिकैप देखो, मेंडल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, बट
हंट इज और थॉमस मॉर्गन इज रिगार्डेड एज योर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। वो जेनेटिक्स के फादर है, ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर। मेंडल यूज्ड पाइसम सटाइवम और पी प्लांट फॉर हिज स्टडीज एंड इंस्टेड ही यूज्ड organism, that is your animal, insect, Drosophila melanogaster. मेंडल ने पी यूज क्यों किया था? बिकॉज पी हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल, इट कैन बी ग्रोन इन अ शॉर्ट एरिया, कम एरिया में भी ज्यादा सीड्स आते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, लार्ज साइज सीड्स, प्लस इट हैज वेरी लिस्ट ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स। याद है कि आपको पी के व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज स्टडीज, मैंने आपको बताया था। Similarly, what are the reasons of selecting this Drosophila? Because same है बातें, मतलब उसने क्यों यूज किया था वो और इसने ये यूज क्यों किया, इसके भी रीजन सिमिलर है। कैसे? पी प्लांट को इजीली ग्रो कर सकते, ठीक है, इसको भी इजीली ग्रो कर सकते लैब में। उसके लिए अपने को जगह कम लगेगी, खेती करने की रहती बस थोड़ी सी, इसके लिए अपने को सड़े गले फल लगेंगे, खिलाने पड़ेंगे इसको ग्रो करने के लिए। उधर पी प्लांट की लाइफ साइकिल 3-4 महीने की रहती, इसकी 2 हफ्ते की चाहिए, और ज्यादा शॉर्ट है, इजीली स्टडी कर सकते हैं, महीने भर में आप 4 जनरेशन स्टडी कर सकते हैं। उसके उधर भी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स तैयार होते, लार्ज साइज के सीड्स थे, इधर भी लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बन रहे। उसके पास भी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स थे, पी में सीड का शेप अलग थे, कलर अलग था, हाइट अलग अलग थी, फ्लावर बराबर है क्या? यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स आर अवेलेबल फॉर स्टडीज। सिमिलर रीजंस, ओके। देयरफॉर this Drosophila was used by Morgan for his genetics or experiments on genetics. समझे रीजंस? ओके, दिस इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी, राइट साइड में आपको दिया हुआ है। सो ये रीजंस आपको लर्न हो जाने चाहिए। इन सभी रीजंस की वजह से Drosophila is extensively used in the field of genetical studies. Drosophila is extensively used in the field of genetical studies. Hence, Drosophila is also known as Cinderella of genetics. Cinderella of genetics बोलते हैं उसको। Which of the following organism is known as Cinderella of genetics? Cinderella क्यों? Cinderella राजकुमारी होगी ना एक प्रकार की, वो चप्पल घूम जाए, उसकी चप्पल कुछ तो रहती है ना एक स्टोरी, सैंडल, उसकी कांच की सैंडल वैंडल, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वो स्टोरी में। Cinderella of genetics किसको बोलते हैं? ड्रोसोफिला। व्हाई? बिकॉज इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड, इट इज द मोस्ट प्रेफर्ड मटेरियल ऑफ जेनेटिकल स्टडीज। इसी तरीके से अगर प्लांट किंगडम में स्टडी करना है तो न्यूरोस्पोरा यूज करेंगे आप। इट इज अ फंगस, इट इज अ फंगस। आपको होमवर्क है कौन से ग्रुप का फंगस है? बेसिडियोमाइसेट्स है क्या? एस्कोमाइसेट्स है? कौन से ग्रुप का फंगस है? फाइकोमाइसेट्स, ड्यूटेनोमाइसेट्स, कौन से ग्रुप का फंगस है? ढूंढ के निकाल लेना। सो न्यूरोस्पोरा इज ऑल्सो यूज्ड एज the material for genetical studies in plant kingdom, और in animal kingdom you will use Drosophila, okay। लेकिन Cinderella सिर्फ Drosophila को बोलने का, इसको Cinderella नहीं बोलने का। कुछ लोग बोलते हैं Cinderella of plant kingdom बोलते हैं इसको Cinderella of genetics in animal kingdom, but Cinderella एक ही हो सकती है, दो Cinderella मत बनाओ। so the single Cinderella is Drosophila, okay। अब ये यूज किया था उसने, इतना समझा कि थॉमस मॉर्गन हंट ने क्या यूज किया था? Drosophila क्यों यूज किया था? Okay, now let's see what was the actual experiment performed by Thomas Morgan Hunt. Now Morgan experiment, it is nothing but the dihybrid cross performed by Morgan on Drosophila. उसने किया क्या था? आपको पेज नंबर 84 और पेज नंबर 60 स्टेट बोर्ड में 84 ऑन एनसीईआरटी निकाल के रखो। उसमें आपको जो फोटो दिख रहा है उसमें आपको 2 क्रॉसेस दिख रहे हैं। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट क्रॉसेस। व्हाट आर दैट क्रॉसेस? पहले तो वो जो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है आपके सामने, रिप्रेजेंटेशन है, वो समझने के आपने को समझ के लेना पड़ेगा, फिर वो क्रॉस के रिजल्ट्स वगैरह अपन एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डायहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं? देयर इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये पेयर है क्रोमोसोम की, मैंने तुमको कल ही बताया था। दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज द अनदर क्रोमोसोम, ओके। अगर इसको मोनोड फॉर्म में ड्रॉ किया तो उसको ऐसा ड्रॉ करूंगा मैं, ठीक है। सो ये हो गए, ये एक पेयर ऐसा भी ड्रॉ कर सकता मैं। सो इसको वर्टिकल ड्रॉ करने के बदले हॉरिजॉन्टल, सो यू कैन आल्सो ड्रॉ इट लाइक दैट। तो आपको हॉरिजॉन्टल ऐसे कुछ लाइंस ड्रॉ करे वाले, पट्टे पट्टे ड्रॉ करे वाले। प्लस देयर आर 2 क्रॉसेस गिवन देयर, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। क्रॉस ए एंड क्रॉस बी है क्या? 2 क्रॉसेस आपके सामने, मतलब 2 अलग अलग क्रॉसेस परफॉर्म करने के। उसमें बाकी के स्टेप्स अपने ही है, पैरेंटल जनरेशन, फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट, F1, F2 ऐसे दिया है आपको, ये साइड में आपको पूरा दिया है, ठीक है। तो अब इसमें करा क्या था? इसने डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया। डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब एट अ टाइम वी विल स्टडी 2 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स इन दैट ऑर्गेनिज्म। 2 कैरेक्टर स्टडी करने,
तो पहले क्रॉस में क्या किया था उसने, येलो बॉडी और व्हाइट आई, येलो बॉडी व्हाइट आई वाली फीमेल को क्रॉस किया था, ब्राउन बॉडी रेड आई। ये लिख के रखो वहां पे, आपको बाद में याद नहीं आता सर ये क्या है, क्रोमोसोम कौन से कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल और वॉज क्रॉस्ड विद ब्राउन बॉडी या फिर बॉडीड रेड आई फीमेल। तो ये मक्खी कैसी दिखती होगी, इमेजिन करो, इसकी बॉडी येलो कलर की लेकिन आंखें व्हाइट कलर की है। तो मक्खी आपके सामने का छोटी सी ड्रॉ किया, ये इसी तरीके से उसमें मक्खी, राइट। तो इसकी बॉडी का कलर येलो होना चाहिए और आंखें कैसी होनी चाहिए उसकी, और यहाँ पे उसको ट्रंक रहेंगे, नीचे की तरफ रहेंगी, राइट। तो दिस आई कलर इज व्हाइट, द बॉडी इज येलो इन कलर। जबकि दूसरी मक्खी कैसी रहेंगी, आई कलर उसका रेड कर दो और बॉडी का कलर उसका ब्राउन कर देने। आई कलर रेड मतलब डार्क कलर की आंखें दिखाई देंगी उसकी, और बॉडी का कलर उसकी ब्राउन कर देने का, एकदम लाइट ब्राउन कलर रहेगा ये। समझ रही, दो मक्खियां कैसी उसने यूज किया था। पहली तो एकदम लाइट कलर की मक्खी, येलो कलर बोलते लाइट कलर है, और आखिर भी उसकी लाइट मतलब व्हाइट कलर की, और इसकी रेड कलर की बॉडी, ब्राउन कलर की बॉडी और उस पर डार्क रेड कलर की आंखें, ये डार्क कलर की मक्खी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके की दो मक्खियां उसने यूज किया, एक फीमेल एक मेल। अब इनका क्रॉस करा तो दो कैरेक्टर्स कौन से, बॉडी कलर एंड आई कलर। क्रॉस ए में कौन से कैरेक्टर स्टडी कर रहा हो, बॉडी कलर एंड योर आई कलर ऑन इन ड्रोसोफिला। अब उसने यही दो कैरेक्टर क्यों स्टडी किया, बिकॉज द एक्सपेरिमेंट दैट ही वाज परफॉर्मिंग along with his students, along with his co-workers, so that experiment was performed to study the genes on X chromosome। ये कौन से क्रोमोसोम पे स्टडी चालू है, X क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला। वो जो मैंने, वो आपको डायग्राम में दिख रही है ऐसे, और जो क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, so these are the pair of X chromosomes, pair of X chromosomes। अगर दो X क्रोमोसोम्स है तो वो फीमेल है, और एक X और एक Y है। जैसे कि इधर मेल में देखो एक X क्रोमोसोम है और Y क्रोमोसोम को थोड़ा सा ऐसा कट करके बताया वाला है आपको, करेक्ट है, ध्यान में आ रहा है। सो दिस इज दी X एंड Y मींस इट इज अ मेल, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में भी XY रहा तो मेल रहता, XX रही तो फीमेल रहती, करेक्ट है। तो क्रॉस अपन जब सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पॉइंट पढ़ेंगे तब आपको फिर से आएगा ये। The sex is in Drosophila is decided by XX XY type of chromosomal determination। अगर XX क्रोमोसोम है तो वो फीमेल रहेंगी और XY क्रोमोसोम है तो वो मेल रहेंगी, ठीक है। तो आपके सामने जो भी है तो ये मेल है और ये फीमेल रहेंगी। तो इसके X क्रोमोसोम पे ये जीन्स प्रेजेंट है, द जीन्स फॉर बॉडी कलर एंड द जीन्स फॉर आई कलर आर लोकेटेड ऑन द X क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है। तो मतलब ये जीन्स X क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, तो कैसे जीन्स हो गए, दीज आर X लिंक्ड जीन्स। X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो X लिंक्ड जीन्स है, ओके। तो वो कैसे, आपको यहाँ पे Y और इधर ही जो दूसरा है I कलर का आपको बता रहा है W, तो दूसरे X पे भी यहाँ पे Y रहेगा, यहाँ पे W जीन रहेगा, तो उसको स्मॉल y स्मॉल w स्मॉल y स्मॉल w ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। अपने कहीं जीनोटाइप में जाने का नहीं है, बट आपको वो रिप्रेजेंटेशन याद रखना है। अगर मैं इधर वाले मेल की बात करूं तो यहाँ पे y है और वही पोजीशन पे w है, बट इसको y प्लस और इसको w प्लस से डिनोट कर रहा है क्या कुछ इसी तरीके के वहां पे सिंबल्स यूज कर रहा है, प्लस वाला सिंबल यूज कर रहा है। और एकदम नीचे अगर आप रीड कर रहे हैं 84 पेज नंबर पे, दी प्लस साइन इज यूज्ड टू डिनोट डोमिनेंट टाइप ऑफ एलिल्स। कौन से एलिल्स, डोमिनेंट एलिल्स, एंड दे आर कॉल्ड वाइल्ड एलिल्स। वाइल्ड एलिल्स, वाइल्ड एलिल्स किसको बोलते हैं, जो नेचर में प्रेजेंट रहते हैं, ऑटोमेटिकली भगवान ने बनाते गया तो शुरुआत में जो रहेंगे वो, बाद में उसमें कुछ तो भी म्यूटेशन होके दूसरे रिसेसिव एलिल्स तैयार होते हैं। सो जो वाइल्ड एलिल्स रहते, दे आर ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी डोमिनेंट एलिल्स। Wild alleles are always considered to be dominant alleles. They undergo mutation to produce recessive alleles or other alleles like Y, W, इनको इस तरीके से। So अगर Y plus W plus है तो समझ लेने का वो डोमिनेंट और वाइल्ड टाइप की मक्खी है, और ये ऐसे Y W लिखा वाला है, या फिर विंग्स का भी W यूज करे वाला है, आई कलर का E लिखा वाला है। तो अगर सिर्फ सिंपली वो वर्ड लिखा वाला है, एक कोई कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर वगैरह, so that will be recessive or other alleles. Dominant alleles are always expressed by plus sign, ऐसा जेनेटिक्स में करते। अच्छा, इसका इधर Y प्लस W प्लस सिर्फ X क्रोमोसोम पे रहेगा, Y क्रोमोसोम पे दिख रहा है क्या आपको,
है क्या वाई क्रोमोसोम पे? नो, बिकॉज वाई क्रोमोसोम इज नॉट हैविंग दैट जीन्स। ठीक है, ओके सो आपके सामने क्रॉस है, ऐसा वाला अपना फिनोटाइप मिल गया आपको। दिस इज द फिनोटाइप। पेरेंट लिखे अपन ने पहले, दिस इज फीमेल एंड दिस वन इज द मेल। पेरेंट, फिनोटाइप, जीनोटाइप आपके सामने ऐसा गैमेट, इसके ऊपर बताया एक्स क्रोमोसोम पे वाई डब्ल्यू और दूसरे पे वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और वाई क्रोमोसोम पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो उसको प्लेन बताया वाला है, उसका कलर भी अलग बताया है। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर होने के बाद अपन इसका आगे का इंटरप्रिटेशन डायरेक्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स ओपन द पेज नंबर 84 इन एनसीईआरटी और 60 पेज नंबर इन योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। तो आपके सामने जो क्रॉस है, वो इधर लेफ्ट साइड में भी आ रहा है। जस्ट ऑब्जर्व इट और ओपन द टेक्स्ट बुक, प्लस मैं उसका इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, आप इधर देखते जाओ, मैं आपको रीड आउट करके बताऊँ। एट दी uppermost heading there is cross A and cross B. So just observe this cross A. Okay, cross A. There are parental generations, female and male. We have drawn them. The female is having yellow body with your white eye, and the wild type is the male. That is, it is having brown body and red eye. Okay, it is represented by plus YW plus Y plus W plus. Okay, then उनमें ही फिर क्या होगा? The gametes will be produced and the F1 generation is formed. F1 generation will be having wild type of individuals and the yellow white type of individuals. है क्या वैसे लिखा हुआ? Wild type of individuals as well as yellow and white individuals. मतलब क्या हो रहा है? Wild individual मतलब मेल जैसा दिख रहा है और yellow white मतलब फीमेल जैसा है, मतलब पैरेंटल कॉम्बिनेशन 100% आपको जैसे के वैसे मिल रहे हैं। पैरेंटल समझ रहा है क्या? पेरेंट्स के जैसे दिख रहे हैं क्या F1 वाले? वाइल्ड है मतलब इसके जैसा है, और येलो व्हाइट मींस इसके जैसा है, मींस ऑल पैरेंटल क्या कॉम्बिनेशंस 100% पैरेंटल कॉम्बिनेशंस इन F1 जनरेशन। साइड में लिख लो F1 डैश 100% पैरेंटल कॉम्बिनेशंस। ओके, अब उनके गैमेट्स बना रहे पैरेंटल के, मतलब उनके फर्स्ट जनरेशन के गैमेट्स बनेंगे, वो जो मक्खियां रहेंगी उनके गैमेट्स तैयार होंगे। तो जो वाइल्ड टाइप के है उसके गैमेट्स देखो कैसे कैसे तैयार हो रहे हैं। प्लस उसी तरीके से उसके गैमेट्स बनने के बाद अपने को नीचे जो बता रहे दैट आर नॉट गैमेट्स, ओके, दे आर डायरेक्टली दी F2 जनरेशन। आपके सामने F2 जनरेशन रखे हैं। सो अगर आप लेफ्ट साइड में पैरेंटल जहां पे लिखा हुआ है पैरेंटल टाइप इन ब्रैकेट 98.7%, पैरेंटल टाइप इन ब्रैकेट 98.7% और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स 1.3%, मतलब टोटल 100% इंडिविजुअल्स में से पैरेंटल जैसे दिखने वाले ज्यादा है 98.7, जबकि रिकॉम्बिनेंट जैसे दिखने वाले नए, रिकॉम्बिनेंट्स मींस न्यू कॉम्बिनेशंस जिनका कलर अलग है, पैरेंट जैसा नहीं है। जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस में होता था राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, तो राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो ऐसे अपने को नए कॉम्बिनेशंस मिलते थे। 9:3:3:1 रेशियो रहता था डायहाइब्रिड क्रॉस का। यहाँ पर भी वही होगा, बस द डिफरेंस विल बी हियर द पैरेंटल कॉम्बिनेशंस आर मोर। पैरेंटल जैसे दिखने वाले मक्खियां ज्यादा रहेंगी, पेरेंट की जैसी कौन सी है वाइल्ड टाइप की मक्खियां, और येलो व्हाइट वाली मक्खियां ऐसी ज्यादा रहेंगी। बस कुछ गिनी चुनी 2-4 मक्खियां रहेंगी ऐसी 1.3%, एक की दुक्की मक्खी ऐसी रहेंगी 100 में से, जो व्हाइट कलर की व्हाइट आई वाली रहेंगी पूरी तरीके से, व्हाइट आई ब्राउन बॉडी, वाई प्लस मतलब ब्राउन बॉडी, और दूसरी येलो आई येलो बॉडी, और डब्ल्यू प्लस मतलब रेड आई, डब्ल्यू प्लस मतलब रेड आई। तो ऐसी एक न्यू कॉम्बिनेशन अपने को मिलेगा। नॉर्मल क्या यूज करें अपन ने येलो बॉडी व्हाइट आई, तो इसका क्या मिलेगा येलो बॉडी के साथ रेड आई जाएंगी, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा नया कॉम्बिनेशन। इसकी बॉडी कैसी ब्राउन और रेड, तो ये तो ओल्ड कॉम्बिनेशन है, लेकिन नया कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है ब्राउन का व्हाइट के साथ। तो आपको जो व्हाइट लिखा वाला है सिर्फ दैट इज दी हैविंग व्हाइट आई एंड ब्राउन बॉडी, वाई प्लस मतलब ब्राउन बॉडी। चारों नोटेशन तो भी लिख के रख लो, वाई मतलब येलो बॉडी, वाई प्लस ब्राउन बॉडी, डब्ल्यू रेड आई व्हाइट आई सॉरी व्हाइट आई, और डब्ल्यू प्लस रेड आई। तो दीज आर दी कॉम्बिनेशंस। ये चारों के हिसाब से फिर नाम रखने का मक्खी कैसी दिखेंगी। जहां पे आपको सिर्फ व्हाइट लिखा है वो मक्खी, तो वहां पे देखो आपको व्हाइट मक्खी मतलब डब्ल्यू दिख रहा है, लेकिन वाई प्लस है तो वाई प्लस मतलब उसकी बॉडी कैसी है ब्राउन बॉडी।
जहाँ पे सिर्फ W जहाँ पे आपको सिर्फ येलो लिखा है, सो येलो मतलब वो बॉडी का कलर क्या है, येलो, लेकिन उसके साथ में W प्लस है मतलब आई कलर रेड है। सो आपको इस तरीके से पैरेंटल कॉम्बिनेशंस मिलेंगे और यहाँ पे पैरेंटल का परसेंटेज 98.7% है और न्यू का कॉम्बिनेशन ओनली 1.3% है। न्यू बहुत कम मिल रहा है। वाई हाउ अपन बाद में देखेंगे। इसके बाद फिर क्रॉसेस करके बता रहे आपको व्हाइट टाइप के ज्यादा है, येलो व्हाइट ज्यादा है, व्हाइट कम है, येलो कम है, ऐसा बताया वाला है आपको। इसके बाद जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते रहो, F3 भी लिए, F4 लिए जनरेशन, आपको परसेंटेज ये रहेगा पैरेंटल कितने 98.7 और न्यू कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट्स आर 1.3। ओके, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है अपन बाद में देखते हैं। लेट्स सी दी सेकंड क्रॉस। अब दूसरा क्रॉस भी कुछ इसी तरीके से है। उसमें क्या यूज किए थे, क्रॉस बी व्हाइट आई कलर एंड मिनिएचर विंग्स। अब ये मक्खी कैसी है, पहले इनका क्रॉस बना के देख लेते हैं। व्हाइट आई मिनिएचर विंग्स, ये मक्खी के विंग्स कैसे रहेंगे, छोटे छोटे विंग्स रहेंगे एकदम। ये मक्खी है राइट, मिनिएचर विंग्स बोलते एकदम पिल्लू पिल्लू विंग्स, छोटे छोटे विंग्स रहेंगे मक्खी। ओके, दूसरी मक्खी कैसी है, वाइल्ड टाइप। वाइट मतलब फिर W प्लस मतलब रेड आई। वाइल्ड आई कलर क्या है, रेड आई कलर रहेगा और उसके विंग्स कैसे रहेंगे, फिर नॉर्मल विंग्स। नॉर्मल विंग्स, वाइल्ड टाइप मतलब क्या है, व्हाइट का अपोजिट रेड आई, नॉर्मल विंग्स। लिख लो ये ऊपर, बाद में याद नहीं आते ये एक्सपेरिमेंट में सर उसने कौन से कैरेक्टर स्टडी किया था। क्रॉस ए में बॉडी कलर आई कलर अपन स्टडी किए, क्रॉस बी में आई कलर और विंग शेप, आई कलर और विंग शेप। आगे दीज आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, तो उस पे लोकेटेड है। अभी तो देखे ना, ये आई कलर एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, तो ये आई कलर भी एक्स क्रोमोसोम पे येलो कलर से ड्रॉ करा है, देखो वो, ठीक है। उससे कितनी दूर एम ड्रॉ करा है, एम लिखा है, देखो ये जो क्रोमोसोम है, ये मक्खी जान दो, ये क्रोमोसोम एक्स, ये दूसरा एक्स, ये एक्स, लेकिन दूसरा अगर अपन मेल लेंगे तो उसमें वाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे W लिखा है और M मिनिएचर विंग कितनी दूर लिखा है, यहाँ पे W, यहाँ पे मिनिएचर विंग। सेम इधर W प्लस रेड आई और M प्लस नॉर्मल विंग्स, और Y क्रोमोसोम पे उसके होमोलॉगस नहीं रहेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपको सेकंड क्रॉस दिया है क्या, यस। नाउ लेट्स सी द रिजल्ट्स हियर। अगेन गैमेट्स बनेंगे F1 जनरेशन में 100% तो आपको वाइल्ड और पैरेंट अपने व्हाइट मिलेंगे, मिनिएचर वाले पैरेंट जैसे 100% है। क्रॉस टू बी देखो, उसका F1 देखो, सेम टू सेम रिजल्ट्स है, बस F2 के परसेंटेज बदल गए यहाँ पे। अगेन यू विल गेट इन F2 पैरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट्स, बट द परसेंटेज 62.8%, 62.8% पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट बचा है 37.2% है। इधर क्या है, पैरेंटल कितने थे 98.7% और रिकॉम्बिनेंट्स 1.3%, ठीक है। वो सिंबल ऐड करना है यहाँ पे, और एक कौन सा ऐड करने का, M मतलब मिनिएचर विंग, M मतलब मिनिएचर विंग, M प्लस मतलब नॉर्मल विंग्स, M प्लस मतलब नॉर्मल विंग्स। लिख लो ये सब चीजें, ओके। ये नोटेशंस बाद में प्रैक्टिस के साथ में आपको याद हो जाएंगे, तो आपको क्रोमोसोम देख के पहचान लेंगे आपकी सारे कौन से कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, ओके। सो ये हो गया। अब परसेंटेज अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे पैरेंटल 98.7% में, पैरेंट जैसे दिखने वाले बच्चे ज्यादा है, क्रॉस ए में पैरेंट के जैसे दिखने वाले बच्चे ज्यादा है, जबकि नए कलर के बच्चे, नए आंखों वाले बच्चे कम है। इधर अगर आप देख रहे हो तो पैरेंटल जैसे थोड़े कम हो गए है, लेकिन 62% बोलते 62 इंडिविजुअल्स, 100 में से ओनली 62 अप्रॉक्स 63 इंडिविजुअल्स आर पैरेंट लाइक, वेयर एज 37 इंडिविजुअल्स, एकदम 30, 35, 37 इंडिविजुअल्स, दे आर जस्ट लाइक द न्यू, दे आर हैविंग न्यू बॉडी कलर, न्यू आई कलर। जैसे कि न्यू आई कलर क्या रहेगा, अपन ने शुरू में क्या लिया, व्हाइट आई के साथ मिनिएचर, ये तो पैरेंटल है, लेकिन व्हाइट आई के साथ अगर नॉर्मल विंग आ गए तो वो न्यू रिकॉम्बिनेशन हो जाएंगे। वैसे रेड आई के साथ में नॉर्मल विंग है, ये तो नॉर्मल पैरेंट है, लेकिन रेड आई के साथ मिनिएचर विंग आ गया मतलब वो न्यू रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ज्यादा मिले, क्रॉस ए के मुकाबले क्रॉस बी में रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा मिल रहे। ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या बेटा, मैं क्या पॉइंट यहाँ पे अब एनालाइज क्या करने का अपने को, ये क्रॉस देके आपको इस पे एमसीक्यूज क्या बनते हैं वो भी समझते चलो साथ ही साथ। क्रॉस ए में क्या कैरेक्टर स्टडी किए, क्लियर हो गया।
कौन से क्रोमोसोम पे, एक्स क्रोमोसोम पे स्टडी कर रहा है अपन, क्लियर हो गया, ठीक है। पहले वाले में कितने परसेंटेज पैरेंटल, कितने परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट, दूसरे वाले में कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट पैरेंटल, ये लर्न कर लो पूरे परसेंटेजेस, ओके। मेल फीमेल को यूज कर लिया अपन ने, समझ में आ गया। अब एनालिसिस क्या कर, इसमें पैरेंटल जैसे दिखने वाले ज्यादा है क्रॉस ए में, और रिकॉम्बिनेंट्स आर वेरी फ्यू, whereas in cross B we can see that there is higher percentage of recombinants and the parental combinations are reduced. parental जैसे दिखने वाले बच्चे कम रहे. Why? The reason is simply in the diagram. इसका रीजन आपको डायग्राम में. The reason is that the genes that you are considering here, genes that you are studying here, so see the location of that genes. Just see the location. अपन जो जीन स्टडी कर रहे हैं, YW स्टडी कर रहे हैं, Y प्लस W प्लस स्टडी कर रहे हैं, सिमिलरली WM स्टडी कर रहा और W प्लस और M प्लस ये स्टडी कर रहा मैं. अब इनके लोकेशन देखो, नजदीक कौन है और दूर कौन है. सो एज यू कैन सी हियर, सो द जीन Y एंड W आर क्लोजली लोकेटेड. डायग्राम में देखो YW नजदीक नजदीक है क्या, Y इज क्लोजली लोकेटेड टू W और Y plus is also closely located to W, near the W. Similar, but here W is quite away from M. W plus is also quite away from M. है क्या? M plus. Then what will happen? These genes are having very few distance, a less distance. They are closely not distantly separated from each other. They are having a short distance between them. They are closely present near each other. ये जीन्स फिर जल्दी टूटेंगे क्या, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस इनमें ज्यादा है क्या, इतने नजदीक नजदीक रहेंगे तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा क्या, द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर आर वेरी लेस इफ द डिस्टेंस इज वेरी लेस बिटवीन टू जीन्स. तो फिर ये जीन्स एक दूसरे से अलग होंगे क्या, बराबर है क्या. जो जीन्स एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तो वो क्रोमोसोम के ऊपर फिर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा. जैसे कि ये क्रोमोसोम, यहाँ एक जीन है और यहाँ एक जीन है, ये दो पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे टूटने के चांसेस ज्यादा है. लेकिन यहाँ पर एक जीन है और यही पे एक दूसरा जीन है, तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम रहते. क्रॉसिंग ओवर बड़े बड़े पीसेस में होता, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, लेकिन इसमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा है, ये टूट जाते हैं जीन्स. ये देखो, ये क्रोमोसोम ब्रेक हो सकता है यहाँ से, लेकिन क्रोमोसोम यहाँ से ब्रेक होगा ही, इसकी ज्यादा चांसेस नहीं है. ऐसे ही रहता, जितने नजदीक जीन्स रहेंगे उतने ज्यादा जुड़े वाले रहेंगे. दे आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स. व्हाट इज लिंकेज? The genes which tend to get inherited together in next generation. The genes which have tendency to get inherited together in next generation. तो ये जीन्स एक दूसरे के नजदीक रहने की वजह से अगली जनरेशन में जाने के चांसेस ज्यादा है. तो ये जीन्स साथ में रहेंगे, YW के साथ ही रहेगा, सेपरेट होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे. अगर वो साथ में गए तो पेरेंट जैसे दिखेगा वो इंडिविजुअल, बराबर है ना, उसकी येलो बॉडी और व्हाइट वाई रहेंगी. सिमिलरली ये रेड आए और व्हाइट ब्राउन बॉडी वाले जीन्स भी साथ में ही रहेंगे, तो ये साथ में रहेंगे तो अगली जनरेशन में जाएंगे. ज्यादा से ज्यादा चांसेस है अगली जनरेशन में साथ में जाने के. मींस इफ दे गेट इनहेरिटेड टुगेदर दे विल गिव वाइल्ड टाइप ऑफ कलर टू द बॉडी, वाइल्ड टाइप ऑफ कलर टू द आई, मतलब वो दिखेंगे उसके पेरेंट जैसा. समझ रहा क्या बोल रहा हूं? देयर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन क्रॉस वन. यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस लो है. Therefore we get low recombinants in this stage, in this cross. यहाँ पे अपने को recombinants कम मिले. What is the reason? Simply the genes here are closely located, hence they are tightly linked genes. They are tightly linked genes which cannot be broken by crossing over, and hence we get more parental combinations as compared to your recombinants. Just converse cases in the cross B, opposite case is observed in cross B. What is that case? Here the genes are widely located, widely separated. They are having a long distance between two. Okay, then what happens? They become tightly का opposite हो जाएगा loosely linked genes. ये tightly linked genes है YW, जबकि W और M कैसे genes हो जाएंगे? They are loosely linked, also known as weak linkage. इनकी strong linkage है, बराबर है. लिंकेज कब स्ट्रांग होती? जब डिस्टेंस बिटवीन जीन्स कम रहता. लिंकेज वीक कब हो जाएंगी? जब डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ज्यादा हो जाएगा. सीधी सीधी बात, इसकी लिंकेज स्ट्रांग है बोल के पैरेंटल जनरेशन के जैसे दिखेंगे ये बच्चे. इसकी लिंकेज वीक है, इसकी लिंकेज वीक है, तो देयर इज चांस ऑफ ब्रेकिंग दिस लिंकेज
more chances of breaking this linkage, hence crossing over will occur here and we will get more new type of, ये अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे. So इससे क्या होगा, ये वाला इसके साथ भी जा सकता है m प्लस के साथ, और ये w वाला m के साथ भी आ सकता है. तो अपने को क्या होगा, we will get more recombinants here and we will get less parental combinations here. Therefore the ratios of parental is to new, ratio of parental is to new is having a high value here and here a low value. Recombinants are more in this cross B, recombinants are less in this cross B. Cross A, the reason the genes under consideration here are tightly linked genes, they cannot be broken easily, they cannot be separated easily. The genes under consideration here in cross B are weakly or loosely linked genes, hence they can be separated easily. ओके, तो ये पूरा क्रॉस है और इसमें से लिंकेज की भी स्टडी हो जा रही है. लिंकेज कब स्ट्रांग रहेंगी, जब जीन्स नजदीक नजदीक रहेंगे, जब जीन्स दूर दूर जाएंगे तो लिंकेज वीक हो जाएगी. इसीलिए लिंकेज उसने फिर एक नया शब्द दिया, मॉर्गन कॉइन्ड द टर्म लिंकेज. मॉर्गन coined the term linkage for the genes which get inherited together to the next generation. ये वाले क्रॉस पे से उसने लिंकेज शब्द दिया. उसके फिर टाइप्स अपन ने देखे, स्ट्रॉन्ग लिंकेज, वीक लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, बराबर है. सो जो लिंक्ड जीन्स किसको बोलते हैं, जीन्स विच गेट इनहेरिटेड टुगेदर इन नेक्स्ट जनरेशन, दे आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स. इफ दे आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, नजीक नजीक लोकेटेड है, they form strong linkage. If they are widely located, they form weak linkage. समझ में? जितनी weak linkage उतने ज्यादा recombinants. ओके, तो कुछ अपन relationships लिख लेते हैं, यहाँ पे बन सकते. So some relationships can be formed here. Let's write down. पहली relationship क्या बनती है यहाँ पे, रिजल्ट समझना है आपको. Yes, analyze किया मैंने. What is the reason for this low percentage of recombinants here and high percentage, ये समझ में आया. So conclusion क्या है इसमें से, यहाँ पे क्या है रीजन, why we get more recombinants, why we get more parental generation here and why we get more recombinants, क्या रीजन है इसका, because genes are located closely in cross A और इधर genes are located away, genes are located away in cross B. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, therefore genes form tight linkage or strong linkage, and here genes form, second point, genes form loose or weak linkage, loose or weak linkage. next point क्या रहेगा, therefore genes cannot be separated easily and they are inherited together in next generation. इधर क्या लिखने का, hence genes can be separated by crossing over, and they may get separated, means we get more recombinants, and here they get inherited together, means we get more parental combinations. रीजन समझ में है, क्वेश्चन और रीजन अच्छे से लिख के रख लो, क्रॉस को ऐसे डिस्टिंग्विश के फॉर्म में लिख के रखो तो याद रहे. ओके, नंबर याद होगा 98.7 बचा वाले रिकॉम्बिनेंट्स, इधर 62.8 बचा वाले 37.2 रिकॉम्बिनेंट्स. ओके, सो दिस इज अबाउट योर क्रॉस. यार अपन कुछ रिलेशनशिप देख रहे थे, ये ऑब्जर्वेशन हो गए. अब रिलेशनशिप क्या तैयार होते हैं यहाँ से, पहला रिलेशनशिप स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज is directly का inversely proportional to distance between gene. इस distance between genes जितने ज्यादा दूर रहेंगे उतनी ज्यादा, जितने नजदीक प्रेजेंट रहेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग लिंकेज. ओके, स्ट्रॉन्ग, मोर डिस्टेंस बिटवीन जीन, मतलब ज्यादा डिस्टेंस जीन्स में हुआ तो वीक लिंकेज,
और दूसरा लेस डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, लेस डिस्टेंस बिटवीन जीन्स मतलब स्ट्रॉन्ग लिंकेज। समझ में आया क्या है? अब इनवर्स प्रोपोर्शन पहला वाला, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी वीक लिंकेज, जितना कम डिस्टेंस बिटवीन जीन उतनी स्ट्रॉन्ग लिंकेज। जैसे कि यहाँ कम डिस्टेंस है तो ये स्ट्रॉन्ग लिंकेज, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस है तो ये वीक लिंकेज। दूसरा एक बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट्स। कहाँ पे ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। बराबर है क्या? जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे, जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतने कम रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे। सही जा रहा हूं क्या मैं? सो डिस्टेंस बिटवीन दी मोर डिस्टेंस, ये देखो इसके आगे लिख लेता, मोर डिस्टेंस बिटवीन जीन मतलब वीक लिंकेज, मतलब मोर रिकॉम्बिनेंट्स, मोर रिकॉम्बिनेंट्स। वैसे कम डिस्टेंस, कम डिस्टेंस मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज, मतलब टूटेंगे नहीं, मतलब लेस रिकॉम्बिनेंट्स। समझ में आया? दो क्या लिखा मैं? दीज आर द टू रिलेशनशिप्स, और इन दोनों को मिला के तीसरा बन सकता स्ट्रेंथ। अगर लिंकेज की ज्यादा है तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन में चल जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। सीधा सीधा ये इसके इनवर्स प्रोपोर्शन में और ये इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो ये भी इधर ही आ जाएगा ना इनवर्स में, इधर ही आ जाएगा ना वो भी। तो देखो वैसे ही बन रहा होगी, लिंकेज इज स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे लिंकेज उतने कम रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे। ये लिखा अपन ने, स्ट्रॉन्ग लिंकेज मतलब लेस रिकॉम्बिनेंट्स और वीक लिंकेज मतलब मोर रिकॉम्बिनेंट्स। वही बात है, एक ही बात है। बस आपको एमसीक्यू में तीन चीजें घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा है तो इसके लिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीट। जल्दी घुसता नहीं दिमाग में, बट आई थिंक आपको मैंने जिस तरीके से शुरुआत में बताया उतनी पट्टी समझ गई, तो बाकी का पूरा आपको सिर्फ एनालाइज करना है, दिमाग में रखना है। इसके ऊपर से इसके एक स्टूडेंट था अल्फ्रेड स्टूटवर्ट, जिसके नाम के ऊपर 2019 नीट में क्वेश्चन आया कि इसने आगे क्या करा, ये लिंकेज के ऊपर से लिंकेज डिस्टेंस मैपिंग करा, क्रोमोसोम पे जीन्स की मैपिंग करा, लिंकेज मैपिंग कंप्लीट किया, उसके बारे में अपन बाद में देखेंगे। बट अभी आपको मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ, उसके अंदर क्या है रिजल्ट्स, कंक्लूजन एंड व्हाट वर द इंटरप्रिटेशंस बाय मॉर्गन, वो बताया मैं। फिर लिंकेज की कुछ रिलेशनशिप्स इस पे से आपको याद रखने के लिख के रख लो। एंड हियर इट इज डन, यहाँ पे मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। इस पर से कुछ लिंकेज मैप्स वगैरह नाम की चीज, सेंटी मॉर्गन वगैरह यूनिट ऑफ मेजरिंग लिंकेज, ये बारे में थोड़ा सा अपन एक शॉर्ट डिस्कशन देखेंगे। दैट वन विल बी नॉट फॉर बोर्ड, बट अपने को नीट के लिए करना है। एंड आई विल स्टॉप हियर टुडे। थैंक यू।